नमस्कार दोस्तों। तो ये वीडियो करंट अफेयर का है और ये करंट अफेयर का जो प्रश्न है ये इसको संकलित किया है ये श्रेष्ठ पीसीएस एकेडमी ने। तो क्वेश्चन थोड़े लंबे लंबे हैं तो थोड़ा धैर्यता की आवश्यकता होगी। मैं सिर्फ आवाज़ दे रहा हूँ इसमें। पहला क्वेश्चन, सुधन क्या है? तो सुधन दरअसल ऑर्गेनिक उर्वरक ट्रेडमार्क है। तो विकल्प 20 का सही आंसर है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जैव स्लरी आधारित ऑर्गेनिक उर्वरक ट्रेडमार्क है क्या? सुधन। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड में शामिल नहीं है? तो क्वाड एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसमें शामिल उपलब्ध विकल्पों में से दक्षिण कोरिया नहीं है। तो फिर शामिल कौन है? शामिल जो है उसके लिए एक ट्रिक हमने दृष्टि टेस्ट आईएएस दृष्टि का जो टेस्ट सॉल्व किया था उसमें देखा था जय ऑस्ट्रेलिया, जे से जापान, ए से अमेरिका और आई से इंडिया और फिर ऑस्ट्रेलिया तो है इसमें। तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए 4 इसके देश सदस्य देश हैं। नेक्स्ट, गुपकार घोषणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जम्मू एवं कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए संविधान के अनुच्छेद 370 का दर्जा प्रदान कराना, यही गुपकार घोषणा का उद्देश्य है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सैन्य कर्मियों के लिए संचालित कैंटीनों में बिकने वाली निम्नलिखित में से किस वर्ग की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है? तो सभी प्रत्यक्ष आयातित मदों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। विकल्प 20 का सही आंसर है। और ये कहाँ बिकता था? रक्षा मंत्रालय का जो सैन्य कर्मी है उनके लिए जो संचालित कैंटीन है उसमें बिकता था। नेक्स्ट, रूस के सहयोग से भारत में विकसित एवं विनिर्मित ब्रह्मोस मिसाइल का कौन सा प्रारूप भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है? तो वैसे तो तीनों प्रारूप शामिल कर लिया गया, मैं पढ़ देता हूँ। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल थल सेना के पास, ये भी शामिल कर लिया गया। दूसरा, भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI एयर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म पर लगाई गई उच्चीकृत ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल, इसको भी शामिल कर लिया गया है। और तीसरा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नौसेना प्रारूप। तो नौसेना प्रारूप, वायुसेना प्रारूप और थल सेना प्रारूप तीनों को शामिल कर लिया गया है। और ब्रह्मोस है क्या? मिसाइल है। किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? रूस के सहयोग से। कहाँ बनाया जा रहा है? भारत में बनाया जा रहा है। तो रूस और भारत, ये ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्रा और उस कोई रूस की नदी है, दोनों के नाम से ब्रह्मोस नाम पड़ा है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन को देख लेते हैं। पहला कथन, प्रधानमंत्री जनधन योजना अगस्त 2014 में प्रारंभ की गई। तो ये बिल्कुल सही कथन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, पीएम जनधन योजना भी इसको कहते हैं, अगस्त 2014 में शुरू किया गया है। तो आपने प्रीवियस ईयर्स के अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि कई बार योजना, इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चंस में योजना दे देते हैं और उसके वर्ष दे देते हैं और दोनों को मिलान करने के लिए कहते हैं। तो उस दृष्टि से ये पहला कथन महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना अगस्त 2014 में शुरू हुई थी। तो दूसरा, यह वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी तथा सर्वाधिक सफल पहल है। तो ये भी सही है। और ध्यान रहे इसमें 2 फैक्ट है। सबसे पहला ये कि प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन का न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा योजना है बल्कि सबसे ज़्यादा सफल योजना भी है। तो ये पॉइंट भी सही है। नेक्स्ट, योजना के अंतर्गत सभी सक्रिय खातों पर संपार्श्विक मुक्त रुपये 10,000 के ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है। तो ये कथन भी सही है, मतलब कि बिना कोई कोलेट्रल के 10,000 रुपये का ओडी ओवरड्राफ्ट किया जा सकता है। तीसरा, 18 से 65 वर्ष आयु का कोई भी नागरिक इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकता है। ये भी सही है। लास्ट, इसका फोकस एवरी अनबैंक्ड हाउस होल्ड, यानी बैंकिंग सेवा से कोई भी परिवार वंचित न रहे, से एवरी अनबैंक्ड एडल्ट, यानी बैंकिंग सेवा से कोई भी वयस्क वंचित न रहे हो गया है। तो ये सारे कथन सही थे, इसलिए विकल्प सी 1 2 3 4 5 सही हो गया। अब चूंकि इतने सारे बात थे तो एक बार थोड़ा इसको कॉन्साइज कर लेते हैं। 5-6 फैक्ट हमने इसमें देखा है। क्या क्या देखा है? और जो भी देखा है पीएम जनधन योजना के बारे में देखा है। शुरू कब हुआ? अगस्त 2014 में। ये क्या है? वित्तीय समावेशन की स्कीम है। खास बात क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की स्कीम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। और न सिर्फ सबसे बड़ी है बल्कि सबसे ज़्यादा सफल भी है। ये 3 फैक्ट हो गया। चौथा फैक्ट, इसके अंतर्गत ये सुविधा है कि बिना कोई कोलेट्रल के अकाउंट होल्डर 10,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। 5वां पॉइंट, इसकी आयु सीमा 18 से 65 वर्ष की है। अच्छा, मतलब भारत का नागरिक खुलवा सकता है। 6ठा पॉइंट ये हो गया कि पहले जो इसका फोकस था वो एवरी अनबैंक्ड हाउस होल्ड था, मतलब कि बैंकिंग सेवा से कोई भी परिवार वंचित न रहे। मतलब ये हुआ कि परिवार पर फोकस कर रहे थे पहले इस योजना के तहत। अब क्या हो गया है? एवरी अनबैंक्ड एडल्ट, मतलब अब एडल्ट फोकस हो गया है कि कोई भी व्यक्ति ही वंचित न रहे। तो ये खास बात थी। नेक्स्ट, कामधेनु दीपावली अभियान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो इसमें सारे कथन सत्य मैं पढ़ देता हूँ। इसे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। किसे? कामधेनु दीपावली अभियान को राष्ट्रीय कामधेनु आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। दूसरा कथन, दीपावली 2020 उत्सव पर गाय के गोबर या पंचगव्य उत्पादों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ये भी सही है। तीसरा, गाय के गोबर आधारित दीपक, मोमबत्तियों, धूप, अगरबत्ती, शुभ लाभ, स्वास्तिक, समरनी, हार्डबोर्ड, वालपीस, पेपरवेट, हवन सामग्री, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों को बढ़ावा देना, तो ये भी इसका उद्देश्य है। उपर्युक्त सभी, तो तीनों कथन सही थे, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किसके बारे में इतनी सारी बातें हुई? कामधेनु दीपावली अभियान के बारे में। नेक्स्ट क्या है? देश में चीनी का उत्पादन करने वाले पहले 4 राज्य उत्पादन के घटते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो उत्पादन के घटते क्रम में बताया जा रहा है यहाँ पर, तो इसका विकल्प ए सही है। सबसे ज़्यादा उत्पादन चीनी का उत्तर प्रदेश में होता है, इसके बाद स्थान आता है महाराष्ट्र का, फिर पश्चिम बंगाल का और फिर कर्नाटका का, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, 2020-21 की तीसरी मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 9 अक्टूबर 2020 को की गई थी। निम्नलिखित में से किस दर में 0.25% बिंदु की कटौती इस नीति के तहत की गई है? तो रेपो दर में की गई है, विकल्प ए इसका सही आंसर है। लेकिन क्वेश्चन में भी एक फैक्ट था, क्या था जो महत्वपूर्ण फैक्ट है दरअसल, मौद्रिक नीति कौन घोषित करती है? तो रिजर्व बैंक घोषित करती है, तो सरकार नहीं मौद्रिक नीति घोषित करती है। सरकार का काम राजकोषीय नीति बनाना है, जबकि रिजर्व बैंक का काम मौद्रिक नीति घोषित करना है, तो विकल्प ए इसका आंसर था। अच्छा, जीएस वर्ल्ड वाला जो हमने करंट अफेयर पढ़ा था उसमें एक फैक्ट था इससे संबंधित कि रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर किसी को नियुक्त किया गया है, उसका नाम क्या था? आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं ही बता देता हूँ, डिप्टी गवर्नर के रूप में टी रविशंकर को नियुक्त किया गया है, तो ये फैक्ट था। नेक्स्ट, मुद्रा कोष की अक्टूबर 2020 की उपर्युक्त रिपोर्ट में, अब उपर्युक्त यहाँ पर तो कुछ है नहीं, लेकिन एक रिपोर्ट आया है, मुद्रा कोष का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सिकुड़न कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो 10.3% सिकुड़न भारतीय अर्थव्यवस्था में अनुमान लगाया गया है IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जूनियर संबंधित है, तो एक स्कीम शुरू किया गया है, पेन ले लेता हूँ थोड़ा तो अच्छा रहेगा। तो ये देखिए, ये जो स्कीम है ना, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जूनियर, तो ये शुरू किस लिए किया गया है? तो ओलंपिक 2024 और 2028 में पदक दिलाने के लिए शुरू किया गया है सरकार के द्वारा, कि मतलब भारत की पदक तालिका में मतलब स्थान सुधरे। नेक्स्ट, क्या नाम था फिर से देख लेते हैं, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जूनियर 24 और 28 दोनों के लिए। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का आयोजन भारत के हरियाणा राज्य में किया जाएगा, तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस के लेखक कौन हैं? तो यतीश यादव इसके लेखक हैं, किसके? एक पुस्तक के, रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में अयोध्या शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करने हेतु अद्भुत अयोध्या शीर्षक के तहत एक नवीनतम पुस्तक का अनावरण किया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अद्भुत अयोध्या पुस्तक नीना रॉय के द्वारा लिखी गई है, और इस पुस्तक में मतलब अयोध्या शहर के बारे में जानकारी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, वर्ष 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार हेतु किस संस्था को चुना गया है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, विकल्प सी इसका सही आंसर है। अच्छा, साहित्य का नोबेल शांति पुरस्कार 2020 का किसको मिला? तो लुइस ग्लूक को मिला है, न्यूयॉर्क USA की हैं ये। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों में उत्तर प्रदेश के कौन से 2 जिले शामिल हैं? तो झांसी और मेरठ 2 जिले ये शामिल हैं 7 नए सर्कल में। नेक्स्ट, भारत ने निम्न में से किस देश के साथ 2 से 6 नवंबर 2020 में अब तक के सबसे बड़े नौसेना अभ्यास मालाबार में भाग लिया? तो जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तीनों के साथ भाग लिया है भारत ने। दरअसल ये क्वाड का जो ग्रुप है ना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और इंडिया का, तो उसने ही मिलकर के मालाबार ये एक्सरसाइज नौसेना अभ्यास किया है, तो वही यहाँ पर है। तो 1 2 3 विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, लैंडिंग कार्ड टुगेदर का संबंध निम्न में से किससे है? तो लैंडिंग कार्ड टुगेदर का संबंध है बैंकों या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा
सूक्ष्म लघु मंझोले उद्यमों को अप्रतिभूति यानी अनसिक्योर्ड ऋण प्रदान करने से। अनसिक्योर्ड ऋण प्रदान करने के लिए है लेंडिंग कार्ड टुगेदर, मतलब उधार साथ साथ में देंगे, यही इसका बात हो। और क्या इसमें बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनों, मतलब वित्तीय कंपनी दोनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो बराक ओबामा ने अ प्रोमिस्ड लैंड पुस्तक लिखी थी, विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, अभी एक पुस्तक के बारे में भी देखे थे हम, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या था उस पुस्तक का नाम? ये था रॉ। एक था अद्भुत अयोध्या, इसको किसने लिखा है? नीना रॉय ने, अयोध्या के बारे में जानकारी है। और दूसरा है रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस, इसको किसने लिखा? यतीश यादव ने। तो ये नीना रॉय वाला भी हो गया। तो 3 पुस्तक के बारे में अभी तक हो चुका है। नेक्स्ट, प्रोमिस्ड लैंड, बराक ओबामा। निम्नलिखित में से कौन सा आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज का अंग नहीं है? तो जो है पहले उसे देख लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत 3.0 का कौन सा अंग है? तो पहला, उर्वरक सब्सिडी के लिए रुपये 65,000 करोड़ का प्रावधान, ये है अंग। दूसरा, अर्थव्यवस्था के 10 क्षेत्रों को उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन। नेक्स्ट, कोविड-19 संक्रमण रोकथाम हेतु वैक्सीन अनुसंधान के लिए रुपये 900 करोड़ का प्रावधान, ये तीनों है। जबकि मनरेगा वाला जो बात था वो नहीं है, तो विकल्प बी छोड़ ही दे रहा हूँ, पढ़ ही नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट, वैश्विक भूख रिपोर्ट 2020 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 117 देशों की सूची में 27.2 स्कोर के साथ भारत की रैंक 102वीं है, यानी कि 102nd रैंक है 117 देशों में। किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट फैक्ट, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की 14% जनसंख्या अल्पपोषित है, ये भी सही है। तीसरा, भारत के 37.4% बच्चों की ऊंचाई उनकी आयु के अनुपात में कम है, अर्थात वे क्रॉनिक अल्पपोषण के शिकार हैं। तो देखिए कई, वैसे तो इसके आंसर डी हो गया, 1 2 3 सारे हैं, लेकिन इस फैक्ट में भी फैक्ट है। क्या है? सबसे पहला तो ये हो गया कि क्रॉनिक अल्पपोषण किसे कहते हैं? तो क्रॉनिक अल्पपोषण हम तब कहेंगे जब बच्चों की ऊंचाई की तुलना, बच्चों की ऊंचाई उनकी आयु के अनुपात से कम होगी, यानी कि हाइट उनके आयु के अनुपात से कम होगी, उसको क्रॉनिक अल्पपोषण भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, हमारा स्थान कितना है? 102 स्थान है हमारा 117 देशों में, 102nd स्थान है। अच्छा, स्कोर क्या किया है हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2020 में? 27.2 यानी 27.2 स्कोर्स किया है हमने। और ये जो क्रॉनिक अल्पपोषण के शिकार बच्चे हैं उसका प्रतिशत है 37.4। तो ये सारे फैक्ट थे। नेक्स्ट, हाल ही में आसियान के 10 कुछ अन्य देशों के बीच एक स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर नवंबर 2020 में संपन्न हुए हैं। RCEP का नाम के इस समझौते में कुल कितने देश शामिल हैं? तो बस सीधा सीधा याद रखना है कि आसियान के 10 देश और कुछ अन्य देश शामिल हैं RCEP में, और कुल मिला के 15 देश हैं। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, समाचारों में दिखाई देने वाले भुगतान बैंक यानी पेमेंट बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, पेमेंट बैंक सेविंग्स डिपॉजिट स्वीकार करते हैं ताकि आप ट्रांजैक्शन में इनका इस्तेमाल कर सकें, एकदम सही है। और फिर चौथा पॉइंट सही है, पेमेंट बैंक सरकारी बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं तथा ये मेन स्ट्रीम बैंक के अपने खाते में 25% तक राशि जमा कर सकते हैं। तो ये दोनों कथन सही है, 1 और 4 इसका सही आंसर रहेगा विकल्प सी। जो सही नहीं था उसको हमने पढ़ा ही नहीं है। नेक्स्ट, हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सूची जारी की गई है, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो सही कथन है सिर्फ उसको पढ़ देते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। पहला, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT बॉम्बे ने 172वां स्थान प्राप्त कर लगातार तीसरे वर्ष भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बना रहा है, तो ये सही है। दूसरा, भारतीय संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय संकाय और छात्रों के अनुपात के संदर्भ में 6 मापदंडों में से 0 अंक प्राप्त हुए हैं, तो ये भी कथन सही है। तो 2 और 3 सही है, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, 2022 में आयोजित होने वाले महिला एशियाई कप यानी वुमेन्स एशियन कप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन, भारत वर्ष 2022 में आयोजित होने वाले महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा, एकदम सही है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत कर रहा है। नेक्स्ट, जो सही वाला है उसको पढ़ रहा हूँ, जो सही नहीं है छोड़ दे रहा हूँ। एशियाई फुटबॉल महासंघ एशिया की फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है।
इसकी स्थापना 8 मई 1954 को यानी 1954 में की गई थी। इसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में है। तो ये कथन भी सही है। तो विकल्प ए 1 और 3 सही हो गया, लेकिन तीसरा नंबर विकल्प में बहुत फैक्ट है, इसको थोड़ा देखते हैं। एशियाई फुटबॉल महासंघ एशिया की फुटबॉल गवर्निंग बॉडी है। तो एशिया की फुटबॉल गवर्निंग बॉडी कौन है? तो एशियाई फुटबॉल महासंघ। इसकी स्थापना कब हुई? किसकी? एशियाई फुटबॉल महासंघ की स्थापना कब हुई है? तो 1954 में 8 मई को हुई है। एशियाई फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो मलेशिया के कुआलालंपुर में है। तो ये सारे फैक्ट हैं। नेक्स्ट, नगर वन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करने के लिए नगर वन योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की गई है। तो ये बिल्कुल सही है। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये आपसे क्वेश्चन है, पता तो होगा ये आपको। अच्छा, नगर वन योजना के बारे में दूसरा कथन क्या है? इस वर्ष कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष के थीम नगर वन यानी शहरी वन पर ध्यान केंद्रित करते हुए पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया। तो ये दोनों कथन सही है, जो सही नहीं उसको छोड़ दे रहा हूँ, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस जिसका आयोजन 3 से 7 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में हुआ, 107वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का थीम क्या था? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। तो ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ इसका थीम था। विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, ब्लू इकोनॉमी का समाचारों में उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? तो ब्लू इकोनॉमी के तहत अर्थव्यवस्था समुद्री क्षेत्र पर आधारित होती है। इसमें पर्यावरण की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए डायनेमिक बिजनेस मॉडल तैयार किए जाते हैं। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन माना गया है? तो नोंगपोक सेकमाई, फिर से बोलता हूँ, नोंगपोक सेकमाई क्या है ये कोई जीव का नाम नहीं है, पुलिस स्टेशन का नाम है। ये मणिपुर का है। नोंगपोक सेकमाई मणिपुर का पुलिस स्टेशन है और इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का अवार्ड मिला है एक तरीके से, तो अमित शाह ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, विश्व का ऐसा कौन सा पहला देश है जहां प्रयोगशाला में बने मांस के व्यावसायिक उत्पादन, बिक्री और उपभोग को स्वीकृति प्रदान की गई है? वाह, प्रयोगशाला में मांस बनने लगा। तो ऐसा देश कौन सा है? सिंगापुर। तो प्रयोगशाला में जो मांस बन रहा है उसको बिक्री करने का, उत्पादन करने का परमिशन मिल गया है। इससे ही तो पता चलता है कि मांस प्रयोगशाला में भी बन रहा है भाई। नेक्स्ट, 50 वर्ष पूर्व सन 1969 में चंद्रमा पर अपना ध्वज फहराने वाला विश्व का पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका था। वर्ष 2020 में किस अन्य देश ने चंद्रमा की सतह पर अपना ध्वज फहराने में सफलता हासिल की है? तो चीन ने सफलता हासिल की है। तो देखिए, इसमें 2 फैक्ट है। पहला तो ये कि 1969 में सबसे पहले किसने चंद्रमा पर अपना झंडा फहराया था? तो अमेरिका देश ने फहराया था। अच्छा, दूसरा ये हो गया कि 50 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद फिर दूसरे देश ने झंडा फहराया? तो 50 वर्ष बाद। कौन सा देश? चीन। कब? 2020 में। नेक्स्ट, विश्व के किस देश ने सन 2030 तक एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली पर नीति अपनाए जाने का निर्णय लिया है? तो भारत ने ऐसा निर्णय लिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह की महिलाओं को विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं 2020 फोर्ब्स सूची में शामिल किया गया है? तो विकल्प 20 का सही आंसर है। निर्मला सीतारमन, रोशनी नडार मल्होत्रा और किरण मजुमदार 100, ये तीनों को शामिल किया गया है शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची में। नेक्स्ट, पीएम वाणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन, पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम वाणी नाम दिया गया है, एकदम सही कथन है। दूसरा, इस तंत्र को अलग अलग निकायों द्वारा समेकित रूप से परिचालित किया जा रहा है। तीसरा, इसमें शामिल पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटरों को पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य सारे देश में मुक्त भाव से वाईफाई प्रणाली के माध्यम से इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराना है। तो ध्यान रखना है, मुक्त है, ये मुफ्त नहीं लिखा हुआ था, मुक्त है। तो सारे कथन सही थे, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हैं। नेक्स्ट, जेवर यानी उत्तर प्रदेश में जेवर में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दूसरे हवाई अड्डे को क्या नाम दिया गया है? तो जो
एनसीआर में जो दूसरा राष्ट्रीय ये हवाई अड्डा खुला है उसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसका लोगो क्या है? लोगो को मतलब प्रतीक चिन्ह, तो उड़ता हुआ सारस इसका लोगो चिन्ह दिया गया है। और ये कहाँ है? जेवर में। नेक्स्ट, जेवर जगह का नाम है यहाँ पर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दूसरे बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोगो यानी प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अभी हमने देखा उड़ता हुआ सारस, और इसका नाम क्या रखा गया है? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये यूपी के जेवर जगह में है, हालांकि ये एनसीआर का पार्ट है। नेक्स्ट, एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, पता तो होगा ही आपको। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंक कौन सा है? तो भारत का रैंक 131वां है, यानी 131st ये इसका रैंक है, मतलब भारत का रैंक है मानव विकास सूचकांक में। अच्छा, मानव विकास सूचकांक के कितने आयाम होते हैं? 3 आयाम होते हैं, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय। सबका 33.3% वेटेज होता है। और इसको प्रतिपादित किसने किया था? तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री मोइनुल हक और भारत के अर्थशास्त्री अमृत सेन, दोनों का योगदान रहा है, लेकिन कहीं कहीं पर सिर्फ मोइनुल हक का नाम लिखा रहता है। नेक्स्ट, नीचे दी गई सूची को, तो सूची और इस सूची 1 को 2 से मिलाना है। पहली सूची में जो क्षेत्रीय संगठन है, दूसरी सूची में 2020 में जो सम्मेलन का आयोजन करता देश है उसके बारे में बताया गया। तो देखिए, एपेक सम्मेलन का आयोजन करता मलेशिया रहा है 2020 में, और एससीओ संगठन का आयोजन करता, ये संगठन सम्मेलन का आयोजन करता रूस रहा है 2020 में। नेक्स्ट क्या है? G20 का सम्मेलन सऊदी अरब में हुआ, आयोजन करता वही था। और 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन ये वियतनाम आयोजन करता देश था इसका। तो विकल्प सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, भारत की किस आर्द्रभूमि को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? तो कांवर ताल यानी कंवर झील बेगूसराय जनपद बिहार को भी शामिल किया गया रामसर सूची में। दूसरा, असम संरक्षित रिजर्व देहरादून जनपद उत्तराखंड को भी शामिल किया गया है। तीसरा, मोटियोर झील बुल्डाना जनपद महाराष्ट्र को भी शामिल किया गया है आर्द्रभूमि की रामसर सूची में। और चौथा, सुर सरोवर जिसको कीठम झील भी कहते हैं आगरा जनपद का उत्तर प्रदेश, इसको भी शामिल किया गया है। तो चारों शामिल किया गया, इसलिए विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जब आर्द्रभूमि की बात कर रहे हैं तो 2 फरवरी को याद आना चाहिए हमें कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में वर्ष 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है? तो 1971 में पाकिस्तान पर जो भारत की विजय हुई थी, ध्यान रखिएगा कई बार विजय हुआ है पाकिस्तान पर, लेकिन 1971 पर बात किया जा रहा है जब बांग्लादेश बन गया अलग। तो 1971 में जो पाकिस्तान पर भारत की विजय हुई थी, उसी अवसर पर अब उसकी स्मृति में वर्ष 2021 को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसके कारण वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 2020 में लगभग 7% की कमी आई है? तो कोविड-19 की वैश्विक महामारी के कारण 7% की कमी आई है। किस चीज़ में? वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में, यानी कि ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन में कितने की कमी आ गई है? 7% की कमी आ गई है कोविड-19 महामारी के कारण, क्योंकि गाड़ी मोटर सब बंद था इसलिए सब आया होगा रिपोर्ट, और क्या। नेक्स्ट, भारतीय क्रिकेट के इतिहास में किसी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में एक पारी में भारतीय टीम का स्कोर न्यूनतम कौन सा है? तो 2020 में एडिलेड टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 36 रन मात्र बना था। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश के कुछ भागों में कोविड-19 संक्रमण के एक नए वायरस के मामले में वृद्धि होने पर दिसंबर 2020 में लॉकडाउन लगा दिया गया? तो यूके में लगा दिया गया था। इतने लंबे लंबे क्वेश्चन हैं, जब तक 3-4 बार नहीं अच्छे से देखा जाएगा तब तक मेरे ख्याल से जवान में आएगा नहीं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की संसद को उसकी समय अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दिया गया? तो नेपाल में ऐसा हुआ है, मतलब नेपाल की संसद को उसकी समय अवधि पूर्ण होने से पहले ही प्रधानमंत्री ने सिफारिश कर दिया तो राष्ट्रपति को भंग करना पड़ा। नेक्स्ट, अभी हाल ही में हरियाणा विधानसभा में पारित हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। इस विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सही है? तो पहला कथन, मतदाताओं को ग्राम सरपंचों, ब्लॉक समितियों के सदस्यों तथा जिला परिषद के सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार, जिसको राइट टू रिकॉल कहते हैं, प्रदान किया गया है। तो हाँ, कुल मिलाकर राइट टू रिकॉल प्रदान किया गया, ध्यान रखना है। और ये ग्राम सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य और जिला परिषद तीनों पर लागू होगा राइट टू रिकॉल का बात हरियाणा में। नेक्स्ट,
पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा 33.5%, मतलब 33.33% से बढ़ाकर के 50% कर दिया गया है। तो मतलब इससे पहले नहीं था अभी। नेक्स्ट, सर्वाधिक वंचित व्यक्तियों के लिए 8% स्थान आरक्षित किए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वंचित है उसके लिए 8% रिजर्व कर दिया गया। तो तीनों सही है, विकल्प सी। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ऑन नेशनलिज्म, पेट्रियटिज्म एंड व्हाट इज मीन्स टू बी इंडियंस नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो शशि थरूर ने। ऐसा इंग्लिश हेडलाइन और इतने बड़े इंग्लिश हेडलाइन के साथ यही लिख भी सकते हैं। नेक्स्ट, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका इंग्लिश बहुत अच्छा है, इसलिए आपने सुना भी होगा। अच्छा, पुस्तक से याद आया, ए प्रोमिस्ड लैंड किसने लिखा था? बराक ओबामा ने। एक रॉक पर कोई पुस्तक लिखी गई है, एक अयोध्या पर कोई पुस्तक लिखी थी नीना रॉय ने। तो ये सब बातें भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे बीबीसी के स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो लेविस हैमिल्टन को 2020 का स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर बीबीसी का मतलब दिया गया है पुरस्कार इनको। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 21 दिसंबर 2020 को निम्नलिखित में से किस राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष और या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के अति सम्मानित लीजन ऑफ मेरिट सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 3 राष्ट्र प्रमुख को किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया गया है क्या? लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड, ये ट्रंप ने दिया था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को भी लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड मिला है, और जो पूर्व प्रधानमंत्री जापान के थे शिंजो आबे, उनको भी मिला है। अच्छा, अभी कौन है जापान के प्रधानमंत्री? योशिहिदे सुगा ऐसा करके नाम है उनका। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, संघाई सहयोग संगठन के देशों के लिए भारत द्वारा लॉन्च की गई फिल्म श्रृंखला को क्या नाम दिया गया है? तो सिनेमा एससीओ पे ऐसा नाम दिया गया है। अच्छा, एक चीज़ हमने पढ़ा था 2020 में एससीओ का शिखर सम्मेलन का आयोजन करता देश कौन था? रूस था। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नाम से हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो प्रणब मुखर्जी हैं द प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक। और ए प्रोमिस्ड लैंड के लेखक कौन थे? बराक ओबामा। और शशि थरूर ने एक किताब लिखा, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स ऐसे करके कुछ किताब लिखा था। इस वीडियो में इतना ही है।